गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। इसमें हम लोगों ने अध्यापन विधियां देख लिया। उन अध्यापन विधियों को तैयार करने के दौरान किन किन सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, हम उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 सिद्धांत की बात आई हुई है। पहला सिद्धांत हमारा सिद्धांत था दूसरा हमने कहा था मन पे जाएंगे, सूक्ष्म है मन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तीसरा फिर स्थूल पर जाएंगे, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत है। चौथा शैक्षणिक सिद्धांत है और 5वां है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। हम चौथे सिद्धांत पर थे। चौथे सिद्धांत के दौरान हम ये पढ़ रहे थे, शैक्षणिक सिद्धांत के दौरान जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें 3 विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आए हुए भी हैं, तो इसको हमें अच्छे से देखना है। कल हमने देखा था सिर्फ नाम, पहला नाम था पूर्ण विधि या सकल विधि। पूर्ण को ही सकल कहते हैं, ये तय हो गया था, याद कर लिया था हमने कि पूर्ण का मतलब सकल है। सकल मतलब कंप्लीट। सकल विधि का मतलब ये होता है कि बिना गलती के आपका अभ्यास इतना अच्छा हो गया, आप इतने सालों से योग का अभ्यास कर रहे हो, आप इतने परिपक्व स्टूडेंट हो कि बिना गलती के आप फाइनल स्टेज में प्रस्तुति दे सकते हो। तो इस विधि में जो क्रिया की जाती है, जो अभ्यास को प्रेजेंट किया जाता है, वो फाइनल स्टेज में होता है, उसमें कोई गलती अब नहीं होती है। तो इससे कौन से छात्र जुड़े हुए हैं? परिपक्व छात्र, मैच्योर छात्र जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सवाल ये हम समझ गए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पूर्ण विधि किससे संबंधित है? अपरिपक्व छात्रों से। परिपक्व छात्रों से तो किससे संबंधित है? परिपक्व छात्रों से संबंधित है। उसके बाद दूसरा हमने कहा था अंश विधि। अंश विधि पूर्ण विधि से के ठीक उल्टा होगा, यानी कि इसमें जो यौगिक क्रिया होगी, कोई भी अभ्यास आप सीख रहे हो, ताड़ासन से लेकर के प्राणायाम या ध्यान कुछ भी सीख रहे हो, तो पहले हम उसका स्टेप बाय स्टेप ज्ञान लेंगे, क्रम से ज्ञान लेंगे। फिर इसी में चूंकि हम शैक्षणिक सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, उसी में ये तीनों स्टेप हमें पढ़ना है। तो अंश विधि में कहा गया सरल से जटिल की ओर बढ़ा जाएगा। क्यों सरल से जटिल बढ़ा जाएगा? क्योंकि अपरिपक्व छात्र है, नए छात्र हैं। नए छात्रों में अभी कमी है परिपक्वता की, उनको नहीं पता है कौन सा अभ्यास कैसे किया जाता है, पहली बार कर रहे हैं, इसीलिए उनको सरल से जटिल विधि का इस्तेमाल करते हुए सिखाया जाता है। तो यह क्रिया कठिन हो, छात्र नए हो, अपरिपक्व हो, तब ये विधि इस्तेमाल किया जाता है कि उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। तीसरी विधि का जो इस्तेमाल है, हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिद्धांत में भी शैक्षणिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। शैक्षणिक सिद्धांत में हमने देखा पूर्ण विधि या सकल विधि, दूसरा हमने देखा अंश विधि। अब तीसरा है, पहले वाले और दूसरे वाले को मिला दीजिए तो मिक्स हो जाएगा, यानी पूर्ण अंश विधि या संयुक्त विधि या प्रगामी अंश विधि या पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि। इतने नाम इसके कहे गए, कोई भी नाम आपको एग्जाम में आ सकता है, परेशान नहीं होंगे। इसमें क्या होता है, पूर्ण विधि अंश विधि उसको जोड़ा जाता है कि किसी का एक भाग हमने पहले सीखा, फिर दूसरे भाग को जोड़ी बना करके अभ्यास किया जाता है ताकि पूर्णता प्राप्त हो, और फिर लास्ट में अंतिम भाग का अभ्यास किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्टेज परफॉर्मेंस ऐसा हमें देना है कि 2 जोड़े में देना है, तो एक अभ्यास सीखा, या एक साथ हमें रिदम में 2-3 अभ्यास करने हैं, या ग्रुप में हमें अभ्यास करने हैं, तो उसमें किसी एक भाग को पहले सीखा जाएगा, फिर दूसरे से जोड़ी बना करके उसका अभ्यास किया जाएगा। तब जब उसमें पूर्णता हो जाएगी, उसमें हमें सिद्धि हो जाएगी कि नहीं अब वो अभ्यास बिल्कुल सटीक है, फिर दोनों अभ्यास को मिला करके एक फाइनल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, फिर अंतिम भाग का अभ्यास किया जाएगा। यानी कि तीनों को, 3 भाग हो गए, तो तीनों को मिला करके संपूर्ण क्रिया का जो अभ्यास है वो एक साथ ही की जाती है।
तो इसमें हुआ पूर्ण वाले और अंश वाले को मिला दिया जाता है, तो मिक्स कर दिया दोनों को, इसीलिए इसको संयुक्त विधि या पूर्ण अंश विधि भी कहते हैं। उसके बाद चूंकि शैक्षणिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें अध्यापक की कैसी भूमिका होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। कहते हैं अध्यापक की छात्र के प्रति पहले तो अभिरुचि होनी चाहिए। जब अभिरुचि छात्रों के प्रति होगी तो सीखने में योगदान उसको दे पाएगा। तो सीखने में योगदान देना चाहिए, छात्रों के प्रति अभिरुचि और सीखने में योगदान। उसके बाद कहते हैं छात्रों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। ये नहीं कि छात्र से कोई गलती हुई तो उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको कहेंगे नहीं आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करें ताकि उनका भला हो। छात्र अगर ठीक से अभ्यास नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनकी गलतियों को निकालेंगे जरूर, लेकिन उसको सकारात्मक ढंग से उनकी गलतियों को बताएंगे कि गलतियां होना कोई अपराध नहीं है, गलती सबसे होती है, इन गलतियों को आपको सुधारना है। अब बात आ रही मूल्यांकन की। किसी छात्र ने कोई काम किया, उसका मूल्यांकन जब हम कर रहे हैं तो मूल्यांकन का फायदा ये होता है कि आपने अभी डिस्कशन क्लास आप ले रहे हो, तो उसमें अगर हम मूल्यांकन करें कि आपके डिस्कशन क्लास में कहीं लंबा तो नहीं चल रहा है, टू द पॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कहीं समय तो बर्बाद नहीं कर रहे इधर उधर की बातों में, तो जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो इससे छात्रों को उसकी सफलता असफलता का ज्ञान होता है। यहाँ वैसे मूल्यांकन का तात्पर्य अगर टू द पॉइंट जाए तो जो संडे टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट हम लेते हैं, या आप स्कूल में थे तो वहां पर आप वार्षिक या छमाहिक टेस्ट देते थे, उसमें आपके नंबर मिलते थे, तो वो एक तरह से मूल्यांकन हुआ। तो उससे आपको पता चलता था कि हमारी तैयारी कैसी है, इसमें और कितने तैयारी की जरूरत है, या किसी चीज में बेहतर है तो उसको बनाए रखने की जरूरत है। त्रुटियों को सुधारा जाना जरूरी है, लेकिन एक समय में बहुत सारी त्रुटियां अगर हम आपकी बता देंगे तो उसमें सुधार करना मुश्किल होगा, छात्र भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए त्रुटियों को सुधारना तो है, लेकिन एक एक त्रुटि को बताएंगे, उस त्रुटि में सुधार करवाएंगे ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। अध्यापक को सबसे पहले क्या करना है, बड़ी गलतियों को सुधारना चाहिए। देखिए ये बड़ी बात है कि अगर आए अध्यापक को छात्रों की पहले किन गलतियों को सुधारना चाहिए, तो पहले बड़ी गलतियों को सुधारना चाहिए। सकारात्मक सुधारों के द्वारा ही अशुद्धियों का सुधार हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों को किसी भी यौगिक क्रिया से संबंधित जो प्रश्न पूछने हैं, उन्हें अपनी समस्याएं हैं उसको बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही, कोई सवाल तो नहीं है मन में, आप पूछें। ये नहीं कि उन्होंने सवाल पूछा और आपने डांट कर उनको चुप करा दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर सवाल अप्रोप्रिएट नहीं है तो भी आप प्यार से बता सकते हैं कि ये सवाल इस कक्षा से संबंधित नहीं है या विषय को भटकाने वाला सवाल है, उसको भी आप आराम से कह सकते हैं। लेकिन उनको सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल का दायरा होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट के दायरे में सवाल होना चाहिए। अब किसी ने कोई मामूली सा प्रश्न पूछ लिया तो उससे उनको हतोत्साहित नहीं करना है कि हमने छोटा सवाल पूछ लिया तो छोटे सवाल पर उनको हतोत्साहित कर दिया या उनका मजाक उड़ाने लग गए। स्कूल में कॉलेज में ऐसा कई बार हुआ होगा, आपने देखा होगा, कई बार किसी ने कुछ सवाल पूछा, सब ने उसका मजाक उड़ा दिया कि कितना छोटा सा सवाल है, हम सब जानते हैं, ये कैसे नहीं जानता है। ये गलत तरीका है, बल्कि अध्यापक को उत्तर देना चाहिए उस छोटे सवाल का भी, उस छात्र की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ सवाल, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 2021 दिसंबर में पूछा गया, देखिए चूंकि उससे संबंधित है इसीलिए। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के संबंध हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के, शैक्षणिक सिद्धांत के, समाज विज्ञानी सिद्धांत से, योग सिद्धांत से, किससे संबंधित हैं? सरल से जटिल शैक्षणिक सिद्धांत। अभी पढ़ रहे थे, शैक्षणिक सिद्धांत में कहा गया है सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात। अब पांचवा सिद्धांत हमारा है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। समाज वैज्ञानिक सिद्धांत में कहा गया है कि यौगिक अभ्यास को सीखने के बाद व्यवसाय महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसे सामाजिक व्यवहार में अपनाना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप योग के अभ्यास को अपने व्यवसाय में अपना रहे हो, अच्छी बात है,
लेकिन हमें इसको हमेशा योग में रहना चाहिए। योग में जिन चीजों को हमने सीखा है, योग में सिर्फ आसन करना ही नहीं है, प्राणायाम करना ही नहीं है, व्यवहारिकता भी इसमें आती है, समाज में कैसे रहना चाहिए, उन सारी चीजों का हमें अपने जीवन में भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम समाज में, परिवार में यौगिक तरीके से रहें, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखें, तो भी आपका जीवन सुखमय होता है। यानी कि अपने जीवन में भी योग के सिद्धांतों का उतारें, उससे आपका व्यक्तित्व सुधरेगा। समाज में आप योगदान दे सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा तो कर ही सकते हैं। जब आपका स्वस्थ शरीर होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, फिर आप दूसरों को भी प्रोत्साहित कर पाओगे, आपका जीवन सुखमय होगा। पांचों सिद्धांत हमने पढ़ लिया। इन पांचों सिद्धांतों के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को देखते हैं। 18 जून 2024 में सवाल पूछा गया, जो कि पेपर लीक हो गया था। लेटेस्ट सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। शिक्षण के सिद्धांत एक तरफ दिया है, एक तरफ अभिलक्षण दिया गया है, यौगिक सिद्धांत दिया गया है। अब इधर ऑप्शन है, अधिगम में अभिरुचि, सभी प्रबल संचलनों का परिहार, अधिक इंद्रिय संलग्नता, आंशिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए योगाभ्यास भिन्न भिन्न होना। तो यौगिक सिद्धांत इसमें से कौन सा होगा, पहले ये बताइए, एक एक करके पूछता कौन सा होगा यौगिक सिद्धांत में, कौन सा आएगा, किससे मैच होगा पहले से? सर 4 आंशिक रूप से महिलाओं पुरुषों के लिए योगाभ्यास क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा? दूसरा क्यों नहीं होगा, सभी प्रबल संचलनों का परिहार? इसमें कहा गया ना यौगिक सिद्धांत में झटके नहीं आने चाहिए, तो दूसरा वाला होगा, सभी प्रबल संचलनों का परिहार होगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अभी उस पर भी आते हैं जो आपने कहा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कौन सा आएगा? अधिक इंद्रिय की संलग्नता आएगा। अधिक इंद्रिय संलग्नता। जितने सेंस ऑर्गन्स को ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, तो ये मनोविज्ञान कहता है कि उतना आपके अंदर वो चीजें ज्यादा कैच करने की कैपेसिटी रहेगी। 5 तरफ से आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों के द्वारा पकड़ रहे हैं, पकड़ मजबूत होगी उस विषय पर। सीधा सिंपल तरीका। अब है शरीर संरचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत। 4 आएगा, इसमें 4 वाला आएगा। इसमें था ना शरीर की संरचना महिलाओं पुरुषों की अलग अलग होती है, तो अभ्यास भी अलग अलग हो जाएगा। तो आप लोगों ने पहले वाले से जोड़ दिया था, ये चौथे वाले से होगा, शरीर संरचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत से होगा। फिर है शैक्षणिक सिद्धांत, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अधिगम में अभिरुचि हो गया। तो इस तरह से सीक्वेंस बनाना है। पुरुषों में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होता है? इसमें 41.8 होता है। महिलाओं में कितना होता है? 35.8, यानी कि 6% पुरुषों में ज्यादा होता है। अब आते हैं महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले निम्नलिखित में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? महिलाओं में वसा ज्यादा होता है। वसा की। हाँ। अधिक वसा और पेशीय क्षमता में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? अधिक वसा पेशीय क्षमता, अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है, अधिक वसा से पेशीय क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। सामान्यतः किनकी पेट की मांसपेशियां कमजोर होती है? महिलाओं। पुरुषों में लंबो सेक्रल एंगल कितना होता है? 133। शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खास द्रव्य से? बहुत बढ़िया। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले होता है नीचे, ऊपर, सामान्य? नीचे होता है सर। नीचे। प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका होता है। प्रगमन के सिद्धांत में क्रिया को सरल से जटिल पहला दोनों सभी के अनुसार दोनों रहेंगे सर, दोनों पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, ठीक है। प्रगमन का सिद्धांत, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रगमन का सिद्धांत ये आपको पेपर 1 में भी आता है। नए और अपरिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? सकल विधि,
अंश विधि, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सकल विधि किस तरह के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? परिपक्व परिपक्व छात्रों के लिए, ठीक है। एक अच्छे शिक्षक के गुण निम्न में से हैं: हल्के सवाल पूछने पर छात्र को डांटना, हल्के सवाल पूछने पर छात्र का मजाक उड़ाना, छात्र की कमियों को सकारात्मक तरीके से बताना, एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं सुधारनी चाहिए। कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ कूट में है ना सर? कूट है ना, कूट में है तो तीसरा और चौथा दोनों हो, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसमें एक निमोनिक किसी ने आप में से दिया हुआ था, 5 सिद्धांत को याद रखने का निमोनिक था। योग द्वारा मन और शरीर को शिक्षित कर समाज को सुधारा जा सकता है। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था, शरीर वाला था, फिर जो है शैक्षणिक सिद्धांत था, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। और 7 विधियों को याद रखने का भी आप में से तरीका कोई दिया था कि व्याख्यान निर्देशन व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन करें। व्याख्या निर्देशन व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन करें। तो आप में से भी कोई अलग बना सकते हैं, ये तो अपना अपना है, इसमें कोई। आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट को भी पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ चीजें थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि कई चीजें आप पहले से जानते हैं। अब कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट का अर्थ होता है कोई भी विषय वस्तु आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उस दौरान कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कई समस्याएं आ सकती हैं। जैसे आप कोई मुंबई में बैठे हुए हो, कोई नागपुर में, कोई में, कोई कहीं, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई हरियाणा में अभी क्लास में मौजूद है आप में से लोग। अब मैं दिल्ली में बैठा हुआ, मुझे आपसे जुड़ना है, तो इस दौरान कई समस्याएं हो सकती है। इंटरनेट की समस्या हो सकती है, डिवाइस की समस्या हो सकती है, प्रेजेंटेशन की समस्या हो सकती है, माइक की समस्या हो सकती है। ये ऑनलाइन के लिए है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास होगी उस दौरान भी कई समस्याएं होंगी। बैठने की समस्या, प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर की समस्या, किन्हीं का माइक खुला है बंद कर लीजिए। उसके बाद हो सकता है कि रूम का माहौल कैसा होना चाहिए, कहीं बाहर से शोरगुल तो नहीं हो रहा है, गर्मी है तो पंखा है या नहीं। तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसे किस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। छात्रों की संख्या ज्यादा है, प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, कैसे बिठाना है। संख्या कम है, प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, कैसे बिठाना है। ये सारी चीजें एक अच्छे मैनेजमेंट या शिक्षक पर निर्भर करता है। अब है कि योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में इसको लेकर के क्या कहा गया है। तो कहते हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक जो योग साधक हैं, तो उनका तो एक है कि आप ग्रुप अलग अलग बांटिए। अगर आप योग की कक्षा ले रहे हैं और आपके पास 100 लोग हैं और अलग अलग कैटेगरी उम्र वर्ग के लोग हैं, अलग अलग समस्याओं से ग्रसित लोग हैं, तो उनके बांटने का तरीका भी अलग हो सकता है। जैसे कि उनको कैटेगरी में बांटना है कैसे। एक तो प्रारंभिक छात्र लेंगे अगर प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, दूसरा अनुभवी छात्रों का ग्रुप लेंगे, तीसरा विद्यालय यानी कि स्टूडेंट का ग्रुप बनाएंगे, चौथा है विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्रों का ग्रुप बनाएंगे, साधकों का ग्रुप बनाएंगे। प्रारंभिक वाले में क्या होता है, सभी उम्र के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, बस उन्होंने कभी योग नहीं किया है, उनका अभी योग से जो है प्रारंभिक साक्षात्कार हो रहा है, पहली बार योग से परिचय हो रहा है, तो उनको बहुत धीरे धीरे अभ्यास कराना है, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करना है। उनको योग की सामान्य जानकारी दी जाती है, इनके अनुशासन बताए जाते हैं, खान पान कैसे रखना चाहिए, उठने का यानी आचार विचार व्यवहार बताया जाता है योग का। तो ये प्रारंभिक छात्रों में सभी आ जाएंगे। अनुभवी छात्र की बात होगी तो इस ग्रुप में ऐसे लोगों को हम छांट करके रखते हैं जिनके पास योग का पहले से अनुभव है, जिन्होंने पहले से योग किया हुआ है और वो अब आगे भी योग का और ज्यादा अनुभव लेना चाहते हैं एडवांस लेवल पर, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों। तो जो भी हमारी क्लास है, हम प्रैक्टिकल की है तो प्रैक्टिकल से संबंधित, थ्योरी की है थ्योरी से संबंधित, उनको हम रखेंगे परिपक्व छात्रों वाली श्रेणी में। तीसरी श्रेणी है हमारी स्टूडेंट की, इसको विद्यालयी छात्र कहते हैं। विद्यालय के छात्रों का अलग से समूह बनाएंगे। इसकी उम्र देखिए, ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विद्यालय के छात्रों की उम्र क्या मानी गई है। तो 6 साल से लेकर के 18 साल की आयु वर्ग का यह समूह
समाज का सबसे बड़ा भाग होता है। उम्र क्या होगी? 6 साल से लेकर के 18 साल आयु वर्ग को स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की श्रेणी में इसको रखते हैं। और कहा गया है कि बच्चों की उम्र और प्रकृति के हिसाब से उनकी जो आवश्यकता है तात्कालिक, उसका ध्यान रखते हुए उनको योग कराया जाता है। उसके बाद चौथा ग्रुप जो हमारा है वो है विशेष ध्यान दिए जाने योग्य जो साधक हैं उनके लिए। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से भी आप बांट सकते हो कि बुजुर्ग अलग हो जाए, महिलाएं अलग हो जाए, बच्चे अलग हो जाए। तो विशेष ध्यान आपको देना है बुजुर्गों पे, या आप लिंग के आधार पर बांट सकते हैं कि महिलाएं अलग हो जाए, पुरुष अलग बैठे, या फिर आप बीमारी के हिसाब से बिठा सकते हो कि डायबिटीज वाले एक साथ बैठ जाए, हाई बीपी वाले अलग ग्रुप बना लेंगे, लो बीपी वालों का अलग ग्रुप बना लेंगे, किसी को पेट से संबंधित समस्या हर्निया वगैरह उनका ग्रुप अलग होगा, कमर दर्द वालों का ग्रुप अलग होगा। इसमें डिपेंड करता है कि विशेष ध्यान दिए जाने वाली कौन सी बात है जिसको लेकर के हम ग्रुप बनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के ग्रुप बना सकते हैं, दिव्यांगता किन्हीं को है तो उनका अलग समूह बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लोग। ये हमने देखा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है क्लास मैनेजमेंट में, क्योंकि कई बार आपके सामने आपको अचानक से कहीं खड़ा कर दिया गया कि आप योग कराने आए और आप गए, वहां 100 लोग हैं और व्यवस्था बनी हुई नहीं है, आपने पहले से नहीं बताया हुआ है तो थोड़ा पहले आप पहुंच जाएं और वहां कह दें आप कि बुजुर्ग एक तरफ बैठ जाएं, जो प्रौढ़ हैं वो एक तरफ बैठ जाएं, कम उम्र वाले एक तरफ बैठ जाए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। निर्देश देने में भी बुजुर्ग ये अभ्यास ना करें, बच्चे ये कर सकते हैं, प्रौढ़ वाले जिनको दिक्कत हो इतना ही अभ्यास करें, तो आपको देखने में आसानी होगी। सामने सब मिक्स रहेगा तो आप हौच पौच हो जाओगे। अब एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि छात्र जो क्लास में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जिसको कह सकते हैं वो होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, छात्रों की व्यवस्था कैसे बनानी चाहिए? क्योंकि क्लास में अलग अलग तरीके के छात्र होते हैं, हर क्लास में ऐसे छात्र होंगे जो बिना मतलब की सवाल पूछते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं। ऑफलाइन क्लास में ये समस्या ज्यादा होती है, ऑनलाइन क्लास में ये समस्या बहुत कम होती है। तो कहा गया है कि छात्रों के साथ व्यवहार भी फिर अलग अलग होना चाहिए। जो अच्छा व्यवहार कर रहा है उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, खराब व्यवहार कर रहा है तो उसके साथ खराब से तो पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लिए तरीका अलग बताया गया है। क्या तरीका बताया गया है? कहते हैं जो छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं उनका ध्यान पढ़ाई से कुछ समय तक रोकना चाहिए और अध्यापक को अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहिए। देखिए बड़ी सीखने वाली बात है। कोई छात्र है या कुछ छात्र है जो समस्या उत्पन्न कर रहा है, किसी कोने में 2-3 है, तो कुछ समय के लिए पढ़ाई से सब्जेक्ट से हट गए, उस छात्र से टॉक करने लगे, अभी पढ़ाया बताओ। अब उसको लगे कि नहीं सारा अटेंशन मेरे ऊपर है, अध्यापक को उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहिए कुछ सवाल जवाब के द्वारा। साथ ही उस बाधक छात्रों में से किसी एक का नाम लेकर के उसकी तरफ देखते हुए सवाल पूछते हुए कहना चाहिए कि आपकी वजह से कक्षा का ध्यान आकर्षित हो रहा है दूसरी तरफ, पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रही है, बाकी छात्रों को दिक्कत हो रही है, इसीलिए आप ऐसा मत करो। और उसी में कहा गया दूसरा तरीका क्या है, उस कार्य को बंद कर देना चाहिए और दूसरा कार्य शुरू कर देना चाहिए। लगे कि नहीं कार्य जो कर रहे हैं उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो कुछ समय के लिए उस कार्य को बंद कर दीजिए, उसकी जगह पर कोई दूसरा कार्य शुरू कर दीजिए। देखिए एक एक तरीका बताएगा, डिपेंड करता है क्लास में कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको आप कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में बात की जा रही है। अब आगे देखते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको समझा दिया, बात कह दी, कई बार उनको अलर्ट किया गया, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है, जानबूझकर बातें कर रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन छात्रों को अगर 2-3 है तो उनको अलग अलग बिठा दीजिए, एक को आगे बिठा दीजिए, एक को पीछे बिठा दीजिए। जो आपस में बात कर रहे हैं उनका ग्रुप तोड़ करके अलग अलग बिठाने से भी समस्या का समाधान होता है। और अगर चेतावनी देने के बाद भी नहीं समझ रहा है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए नियम बताया गया है, उसको कुछ समय के लिए क्लास से बाहर निकाल दीजिए कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप क्लास से बाहर जाइए। कुछ समय के लिए वो क्लास से बाहर जाएं, लेकिन उसको पूरी कक्षा से बाहर नहीं निकालना है,
कुछ समय के लिए बाहर निकालना है और कुछ ही देर बाद उसको कक्षा में वापस बुलाना है। ये एक नियम है, टेक्निक है। और वापस बुलाने के बाद उनसे ये कहना चाहिए कि आपसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है, आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, चलिए बैठ जाइए। आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा व्यवहार शिक्षक हम में से कई छात्रों के साथ करते थे। तो वही चीज यहाँ बताया गया, ये साइकोलॉजिकल होता है। क्लास को और सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए कहते हैं जो परिचित छात्र हैं उनसे संपर्क टालना चाहिए। बहुत सारे छात्र हो सकते हैं, हमारे किसी रिश्तेदार हो, या हमारे दोस्त का कोई भाई हो छोटा, कोई उसका पुत्र हो या कोई हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से परिचित हो, तो उनसे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लास में संपर्क रखेंगे या क्लास के बाद भी संपर्क बहुत ज्यादा नहीं रखना है। ये सही तरीका नहीं है। छात्रों से मित्रता तो जरूर रखेंगे, लेकिन अपना सम्मान बचा करके रखेंगे। ऐसी मित्रता ना हो कि वो आपसे दोस्ताना व्यवहार करे, किसी भी तरीके का कुछ भी वो बोले जा रहा है, फिर आपका सम्मान नहीं होगा। तो क्लास आप जब लेने आओगे तो क्लास में डिस्टरबेंस होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो छात्र हैं और आप अध्यापक हो, तो उनसे एक जो सम्मानित मर्यादित दूरी है, उस मर्यादित दूरी को बनाए रखना भी जरूरी है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है ये, किसी भी छात्र के प्रति मनमुटाव नहीं रखना है शिक्षक को। शिक्षक जो है वो शिक्षक के लिए बच्चे के समान है। किसी बच्चे से, आप अपने घर में दो बेटे हैं, किसी से मनमुटाव रखते हैं? नहीं रखते। उसे किसी छात्र से भी कोई मनमुटाव नहीं रखना है। अब हम लोग देखते हैं कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो कक्षा में बैठने के कई तरीके होते हैं। जो मुख्य तरीका है उसमें पंक्तियों में पंक्तिबद्ध तरीके से बिठाया जाता है, अर्धचंद्राकार तरीके से बिठाया जाता है, गोलाकार छोटे छोटे गोले बना करके बिठाया जाता है। वो डिपेंड करता है संख्या कितनी है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि कौन जब ज्यादा संख्या हो तो किस में बिठाएं, छोटी संख्या हो किसने में बिठाएं। जैसे ज्यादा संख्या हो तो पंक्ति में बिठाया जाता है, संख्या कम है तो अर्धचंद्राकार में बिठाया जाता है, थोड़ी सी संख्या और ज्यादा है तो गोलाकार में बिठाया जाता है, बहुत ज्यादा है तो पंक्तियों में। अब है बैठने के लिए कितना स्पेस चाहिए एक व्यक्ति को, बच्चे को बैठने के लिए कितना स्पेस है। मान लीजिए कल को आप योग का स्टूडियो खोलने वाले हैं, आपने ये देखा कि हमें 20 बच्चों का बैच बनाना है या 10 का बैच बनाना है एक कमरे में, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे एक छात्र को इतना स्पेस चाहिए, उस स्पेस को फिर आप कैलकुलेट करोगे। तो योग अभ्यास के लिए जो प्रैक्टिकल अभ्यास है योग का, उसके लिए लगभग 40 वर्ग फीट स्थान की जरूरत होती है एक बच्चे के लिए। एक साधक के लिए कितना चाहिए? 40 वर्ग फीट स्थान चाहिए, 40 स्क्वायर फीट चाहिए। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, नहीं, हाथ भी वो फैला सकता है, आगे पीछे करेगा, पांव भी फैलाएगा। तो 40 वर्ग फीट स्थान चाहिए। कैसे चाहिए वो भी आपको भी कैलकुलेट करके। जमीन पर दरी बिछी हो तो बेहतर होता है, यदि दरी ना हो तो जमीन अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए, और उस साफ जमीन पर फिर अपना एक अलग से मैट बिछाएंगे, इसको चटाई कह सकते हैं, अपना आसन बिछाएंगे। आजकल मैट कहते हैं, अलग अलग तरीके के मैट आ गए हैं, एक से एक डिजाइनर मैट आया हुआ है। दरी या मैट पर कितना कपड़ा बिछाना? एक तो दरी हुआ जो बेसिक है, जो कि पूरे कमरे में बिछा हुआ है, 10 छात्रों के लिए 20 छात्रों के लिए पूरा दरी या मैट बिछा हुआ है, पूरा एक कॉमन। उस पर अपना पर्टिकुलर भी मैट बिछाना है आपको, व्यक्तिगत। तो जो व्यक्तिगत मैट होगा या कपड़ा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। कितना हुआ? 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसी से आपका कैलकुलेशन निकलने वाला है, देखिएगा। अध्यापक ऐसी जगह पर फिर बैठेंगे जहां से वो हर छात्र को अच्छी तरह से देख पाए, ऐसा छात्र ना हो कोई उनकी नजर में नहीं आ रहा है। अब अभी बात हो रही है लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। जो आपका मैट है, पर्टिकुलर मैट, व्यक्तिगत मैट, उसकी लंबाई चौड़ाई कहा गया है 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा होना चाहिए। 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। तो आपके मैट की लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? छतरी के 18 स्क्वायर फीट हो गया। इसी में कहा गया एक एक फीट चारों तरफ से बढ़ाना है, स्पेस जब कैलकुलेट करेंगे तो।
कि एक छात्र के लिए कितना स्पेस चाहिए, ये तो मैट का स्पेस है। अब टोटल स्पेस कितना चाहिए, तो 1 फीट आप 3 फीट में इस तरफ बढ़ा दो, 1 फीट इधर बढ़ा दो, तो दोनों तरफ बढ़ाया आपने तो 5 फीट हो गया स्पेस। 6 फीट में 1 फीट पीछे बढ़ाया, 1 फीट आगे बढ़ाया, तो 8 फीट हो गया। अब जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 8 × 5 यानी 40 स्क्वायर फीट टोटल स्पेस की जरूरत होती है। उसी हिसाब से आप दूसरा मैट उसी हिसाब से लगवाएंगे कि 40 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए। कैलकुलेशन हो गया, 6 × 3 18 वर्ग फीट चाहिए योग मैट के हिसाब से कुल क्षेत्रफल, और टोटल जो स्पेस चाहिए वो 40 वर्ग फीट का स्पेस चाहिए जो ऊपर हमने पढ़ा। उसके बाद कहा गया छात्र समूह बड़ा है, बहुत ज्यादा छात्रों की संख्या है, तो एक मंच होना चाहिए, जो मंच जो छात्र जहां बैठे हैं उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मंच का मतलब ही होता है कि ऊंची स्थान होनी चाहिए जिस पर कि अध्यापक यानी कि शिक्षक बैठे हुए हैं उस मंच पर, जिस पर शिक्षक चहलकदमी भी कर सकते हैं। मंच छोटा भी नहीं होना चाहिए, मंच बड़ा होना चाहिए, और साफ साफ लिखा हुआ है जिस पर कि शिक्षक चहलकदमी कर पाए, ऐसा मंच होना चाहिए। छोटे छात्र समूह हो तो उनको कैसे बिठाना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ है अर्धचंद्राकार बिठाना चाहिए, और ऐसे तरह से बिठाना चाहिए अर्धचंद्राकार में, संख्या से आपको पता चल जाएगा, तो प्रत्येक छात्र को अध्यापक दिखाई दे। कोई भी छात्र ऐसा ना हो जिनको अध्यापक दिखाई नहीं दे रहे। अब कक्षा के लिए यानी अब टीचिंग करने गए उसके लिए हॉल और सभागार कैसा होना चाहिए, तो हॉल सभागार किन्हीं का हैंड रेज हो रहा है क्या, मैं देख नहीं पा रहा। अर्धचंद्राकार का जो ऑप्शन है, मतलब कितने स्टूडेंट हो तो ये अर्धचंद्राकार माना जाएगा? नहीं लिखा हुआ है, वो डिपेंड करता है जगह के ऊपर। अगर आप खुले मैदान में कर रहे हैं तो 20 की संख्या में भी अर्धचंद्राकार बना सकते हैं, और अगर आप एक छोटे से हॉल में बैठे हुए हैं तो वहां 10 में ही आपको अर्धचंद्राकार बना सकते, वो डिपेंड करता है, क्योंकि संख्या लिखी हुई नहीं है पुस्तक में, तो इसीलिए उसको अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जो पुस्तक में लिखी है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। अनीता जी का भी कुछ सवाल, अनीता जी का हैंड रेज है, अनीता सैनी। सर छोटे गोले कितनी संख्या के लिए बनाए जाते हैं? वही संख्या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है नहीं इस पुस्तक में। मतलब ज्यादा स्टूडेंट के लिए या कम के लिए? भाई जैसे सबसे ज्यादा है तो पंक्तियों में, मीडियम और तो मीडियम, छोटा है तो हाँ सबसे देखिए 3 कैटेगरी में अगर बांटे, सबसे ज्यादा, मीडियम हाँ और छोटा, तो छोटा वाला हो गया अर्धचंद्राकार, उससे संख्या ज्यादा है गोलाकार, उससे ज्यादा सर्वाधिक है तो पंक्तिबद्ध में। ठीक है, ठीक है। ठीक। अब हम लोग आते हैं कि हॉल या सभागार कैसा होना चाहिए। कहते हैं हॉल या सभागार ऐसा होना चाहिए जिसमें रोशनी आती हो, रोशनदान होना चाहिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, और वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। वेंटिलेशन क्यों चाहिए कि संख्या ज्यादा होगी, अगर आप यौगिक अभ्यास कर रहे हैं तो ब्रीदिंग की किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए वेंटिलेशन की बहुत जरूरी है। रोशनी की पूरी व्यवस्था हो, हर छात्र शिक्षक को देख पाए और शिक्षक हर छात्र को देख पाए। अभ्यास कक्ष में पूरी तरह शांति बना रहे, ऐसा नहीं कि बाहर से बाहरी शोरगुल सुनाई दे रहा है। ये तो सभागार और हॉल की विशेषता बताई गई है। यौगिक अभ्यास के लिए शिक्षक का निर्देश बहुत जरूरी होता है। अब सवाल यह है कि निर्देश कैसे दिया जाना चाहिए। निर्देश देने के दौरान भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप में से तो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होंगे, ज्यादातर लोग ही एक्सपर्ट होंगे जो क्लास लेते होंगे, उनको पता है कि हमें क्या बोलना है, कितनी जोर से बोलना है, हमारे लय बोलने का क्या होना चाहिए। हमेशा कोशिश करें लयबद्ध तरीके से अपनी बात को रखें। योग करने वालों को लयबद्ध रखेंगे तो आपका प्रभाव ज्यादा होता है, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो कहते हैं इस बात का ध्यान रहे कि निर्देश से पूर्व सभी छात्रों का ध्यान आपके ऊपर है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस बात का ध्यान कई बार हम में से बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, तो वो ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी बात है जिसका ध्यान रखना। क्या होता है, जो कई बार हम क्लास लेने जाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो हम शुरुआत में ही कहते हैं कि आप में से कोई एक प्रार्थना करा दीजिए, ऐसा कहते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी छात्र से प्रार्थना नहीं करवाना चाहिए। या तो आप उनको प्रार्थना करवाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी पहले आप प्रार्थना करवाइए। जब आप प्रार्थना करवाएंगे तो आप उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे।
तो निर्देश देंगे, उससे पहले सभी छात्रों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रार्थना आपके द्वारा होना चाहिए, और प्रार्थना बड़ा सभ्य तरीके से, बड़ा लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप प्रार्थना का ही अभ्यास करवा रहे हैं तो फिर एक एक करके सबसे प्रार्थना करवा लीजिए, फिर निर्देश दे दीजिए, अलग बात है। लेकिन आपने शुरुआत ही तो किसी छात्र को बोला आप प्रार्थना करा दो, सभी छात्रों का ध्यान उनकी आवाज की तरफ है, उनकी तरफ है, तो आपसे वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। ध्यान रखें, लास्ट में आप करवा रहे, कोई भी कर रहे हैं प्रार्थना को तो महत्व उतना नहीं है, लेकिन शुरुआत की प्रार्थना आपके द्वारा ही होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब है कि जब कोई लंबा स्पष्टीकरण देना हो तो छात्रों को उस दौरान खड़े होकर के नहीं लंबा स्पष्टीकरण देंगे, बिठाएंगे। अगर कोई लेक्चर देना, कोई बात समझानी है यौगिक अभ्यास के बारे में, उस दौरान छात्र खड़े हैं तो लंबा स्पष्टीकरण उस दौरान नहीं दे। अगर देना जरूरी है तो कुछ देर के लिए उनको बिठा दे, और जब बिठाएं तो कोशिश करें कि छात्र आपके ज्यादा पास बैठे हो, बहुत दूर ना बैठे हो। पास बैठने से अच्छा, आंखों का भी इफेक्ट अच्छा होगा, आप वो तुरंत आपकी बात समझेंगे, रिएक्ट करेंगे तो आप तुरंत देख पाओगे किसके चेहरे का भाव कैसा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। शिक्षक के निर्देश छोटे हो, स्पष्ट हो और धीमी गति से दिए जाएं। यानी कि जल्दी जल्दी करो, हाँ खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर लो, नहीं, धीरे से खड़े हो जाए, दोनों हाथों को सामने लाएं, उंगलियों को आपस में मिलाएं, हाथ ऊपर करें, तो धीमी गति से, ताकि उनको पूरी बात आपकी समझ में आए। यानी कि निर्देश के दौरान जल्दी जल्दी कभी ना बोलें, और एक समय में सिर्फ एक ही बात के निर्देश दें तो बेहतर होता है। ये योग अभ्यासों के अध्यापन विधि का ये सिद्धांत है। अब दूसरी बात यह है कि जब आप निर्देश दे रहे हैं, एक ही अभ्यास को आप बार बार करा रहे हैं और उस दौरान या कई अभ्यास करा रहे हैं, कई शब्द ऐसे हैं जिनको बार बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे आप उस दौरान? करना आपने ये है कि शब्दों को बदल देना है। पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारे होते हैं, तो शब्द को बदल दीजिए। अगर एक ही शब्द बार बार आ रहा है, एक ही चीज को रिपीटेशन करना पड़ रहा है, तो शब्दों को बदलते रहना पड़ेगा। शब्द बदलने से उसमें नयापन बना रहता है, बोरियत नहीं आती। एक ही अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कोई छात्र एक बार में समझ नहीं पाया तो दूसरी बार में वो पूछता है, तो दूसरी बार में दूसरा उदाहरण दीजिए, दूसरी बार में दूसरे शब्द बताइए, उससे उनको समझ में आसानी से आएगा। यौगिक अभ्यास कराने से पहले उस अभ्यास की पूरी क्रियाविधि स्पष्ट रूप से समझाना है। ये नहीं कि चलो मकर आसन का अभ्यास करो, चलो कोई आपने कहा पूर्वोत्तान आसन का अभ्यास करो, पश्चिमोत्तान का अभ्यास करो, या कोई भी अभ्यास आप कह रहे हैं, त्रिकोणासन का अभ्यास करो। अब उस बच्चे ने पहले किसी और तरीके से किया हुआ, वो कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके से हमें यहाँ अभ्यास करना है। तो अभ्यास कराने से पहले उस अभ्यास की पूरी क्रियाविधि आप समझा दें, ना हो तो आप ही के द्वारा, शिक्षक के द्वारा ही करके समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। कुछ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? 40 वर्ग ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिए। 40 वर्ग फीट। ठीक है, तो 40 वर्ग फीट। कई बार हम सोचते हैं 40 वर्ग फीट इतना ज्यादा, जो लोग पढ़े हुए क्लास में अभी हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, 40 वर्ग फीट मार के आएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं छूट गया, शायद 18 होगा। तो 40 वर्ग फीट। छोटे छात्रों के समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका बेहतर होता है? पंक्तिबद्ध, अर्धचंद्राकार, गोलाकार, अर्धचंद्र, गोलाकार, अर्धचंद्राकार। बड़े समूह के बैठने के लिए कौन सा तरीका बेहतर होता है? पंक्तिबद्ध तरीका। अभ्यास के लिए बिछाई चटाई पर स्वच्छ कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 3x6 वर्ग फीट होने चाहिए, यानी कि 18 फीट हुआ, या 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा हो गया। बड़े समूह के लिए शिक्षक के बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? मंच, सामने योगा में कैसे बैठ सकते हैं? मंच होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल की बात हो रही है, मंच होना चाहिए।
मंच। कक्षा बाधित करने वाले छात्र बार बार समझाने पर भी ना माने तो क्या करना चाहिए? क्लास से बाहर, क्लास के बाहर भी। इसमें ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन जो 4 दिया हुआ सबसे अप्रोप्रिएट वही है। बाचाल छात्र को कितनी देर क्लास से बाहर करना चाहिए? थोड़ी देर बाद बुला लेना चाहिए। और बुलाने के बाद हिदायत देनी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए फोन नंबर का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूरे और चारों ऑप्शन को पढ़ना है एटलीस्ट। कर सोचेंगे नहीं थोड़ी देर बाद बुला लेना चाहिए, पहला ही ऑप्शन मार दिया, पता चला बाद में गलत हो गया। तो 1 और 2 तो हिदायत का मतलब क्या दोनों होता है? सही है। क्या हिदायत का मतलब क्या होता है? हिदायत का मतलब जैसे सलाह। मान लीजिए कि आपको हमने कहा, आपने बदमाशी की क्लास में, एक मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको हमने क्लास से बाहर निकाला, आप क्लास से बाहर जाएं, क्लास से बाहर गए, थोड़ी देर हुआ, फिर आपको हमने बुला लिया, आप आ जाएं क्लास में और आप ध्यान रखें जो आपने गलती की है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। कैसे आप करते हो? आपको पढ़ाई करने आए हुए हो बच्चे, पढ़ाई करो ठीक से, ऐसे कैसे करते हो? कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आगे से मत करना। तो ये जो हमने कहा ये हिदायत हुआ, समझे? अब है दृश्य और श्रव्य साधन। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनने वाला साधन। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में दृश्य और श्रव्य साधन का महत्व काफी बढ़ गया हुआ है। दूरदर्शन पर दृश्य श्रव्य साधन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बहुत सारे चैनल हैं जिसमें कि क्लासेस चलती हैं। किन्हीं का माइक खुला हुआ? माइक खुला हुआ। रेडियो कौन सा साधन हुआ? सिर्फ श्रव्य साधन है। और दूरदर्शन में दोनों ही साधन है, दृश्य भी है श्रव्य भी है। दोनों ही साधन ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचने का बेहतरीन माध्यम है। जैसे अभी हो रहा है, अभी दृश्य और श्रव्य दोनों साधन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। कक्षा के अतिरिक्त अभ्यास, छात्रों को हमेशा क्लास के बाद भी अपने अभ्यास को घर पर दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, ये किसमें दिया गया था? ये एक उसमें तरीका भी था ना, किसमें था ये वाला किससे जुड़ा? इसके लिए कोई एक नाम था क्या? असाइनमेंट्स वाला। असाइनमेंट्स। प्रोजेक्ट था या असाइनमेंट था? असाइनमेंट सर। असाइनमेंट था। प्रोजेक्ट वाला तो बड़ा वाला था, असाइनमेंट था। उसका कुछ था नाम, क्या ध्यान करिए, क्या नाम था? निर्देशित अभ्यास विधि। बताइए सर निर्देशित अभ्यास असाइनमेंट निर्देशन अभ्यास विधि। निर्देशित अभ्यास विधि है असाइनमेंट, अलग से कार्य करने के लिए कहना, निर्देशित अभ्यास विधि। और परियोजना विधि प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, निर्देशन अभ्यास विधि। ये वाला हो गया मंच पर, ये तो हो गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन जुलाई 2022 में पूछा गया। देखिए कितना आसान सवाल है, पूछा गया। श्रव्य दृश्य सामग्री है, श्रव्य भी है दृश्य भी है। टेलीविजन, बुलेटिन बोर्ड, सचित्र पाठ पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, वीडियो। अब इसमें से विकल्प 2 इसमें से चुनना है जो श्रव्य भी है दृश्य भी है। ए और डी। ए है, ए और ई है, यानी कि दोनों चीजें समाहित है। एक और ई आएगा सर। ए और ई वीडियो वाला और टेलीविजन। ए में भी श्रव्य दृश्य दोनों है, ई में भी श्रव्य दृश्य दोनों। डी में श्रव्य है लेकिन दृश्य नहीं है ना, टेप रिकॉर्डर। हाँ वीडियो वाला है, तो दोनों एक साथ होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। तो ए और ई होगा, तो ए ई इसमें ऑप्शन है सी वाला, सी ऑप्शन होगा। अब आते हैं योग अध्यापन के साधन और महत्व। इसको कल करते हैं, योग अभ्यासों के साधन महत्व। इसमें वही मनोवैज्ञानिक वाले सिद्धांतों का इस्तेमाल का तरीका बताया गया है, कितना प्रभावी होता है। तो यहाँ से हम लोग कल क्लास में करेंगे।